नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपके एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त वंश के उद्भव से। ठीक है। और आपके इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक में अगर मौर्य वंश के बाद कोई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है गुप्त वंश। ठीक, तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है और 2 से 3 क्लास कम से कम आपकी इस पे देखी जाएगी। तो गुप्त वंश में राजनीतिक इतिहास उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता बच्चों, जितना गुप्त वंश का कल्चर और सोसाइटी और आर्ट ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। और क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला और साहित्य का सबसे बेहतर डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसे हम कला और साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्णकाल की संज्ञा भी देते हैं। कहा जाता है कि के एम मुंशी साहब ने इसे स्वर्णकाल की संज्ञा दिया है। ठीक, तो इसे ऐसा क्यों कहा गया के एम मुंशी के द्वारा स्वर्ण युग? स्वर्ण युग का तात्पर्य यहाँ एक सोने की मुद्रा से नहीं है, या जैसे कुछ बच्चे कभी कभी इस बात को समझ लेते हैं कि सबसे अधिक चूंकि दिनार मुद्राएं गुप्तों के समय दिखाई देती हैं, दिनार सोने की मुद्रा थी, तो लोगों को लगता है कि क्या ये वास्तव में अधिकतम स्वर्ण मुद्रा होने के कारण स्वर्ण काल कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। स्वर्ण काल गुप्त काल को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गुप्त काल में आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ लिटरेचर का डेवलपमेंट सबसे बेहतर कंडीशन में था। कला और साहित्य के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्त काल को के एम मुंशी साहब ने स्वर्ण काल की संज्ञा दिया है। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट फेज, इतना इंपॉर्टेंट काल आपके इतिहास में है गुप्तों का, तो इसलिए हमें गुप्तों का अध्ययन बहुत ही बेहतर तरीके से करना है। गुप्तों की अगर हम बात करें तो कई नामों से गुप्त काल को, गुप्त वंश को जाना जाता है। जैसे कहा जाता है कि गुप्त वंश को क्लासिकल युग कहा जाता है। चलिए हम गुप्त वंश के नामों की चर्चा कर लेते हैं पहले। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश का उद्भव। गुप्त वंश का उद्भव, ठीक है। तो गुप्त वंश के उद्भव में बच्चों सबसे पहले हम गुप्त वंश की चर्चा करेंगे, यानी वह वंश जो गुप्तों के द्वारा स्थापित किया गया। इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे क्लासिकल युग, इसे हम क्लासिकल युग कहते हैं। क्लासिकल युग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराणों, महाकाव्यों जैसे साहित्यों का निर्माण इसी काल में क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक, तो पुराण, महाकाव्य जैसे लिटरेचर, साहित्य का निर्माण इसी काल में क्या होता है? पूर्ण होता है। और साथ साथ आपके भारतीय खड़दर्शन, जो खड़दर्शन है वह भी इसी समय दिखाई देता है, खड़दर्शन। ठीक, तो खड़दर्शन भी गुप्त काल का ही माना जाता है। तो ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से इसे हम क्लासिकल युग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो के एम मुंशी गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। ठीक, क्यों देते हैं? स्वर्ण युग इसे क्यों कहा गया बच्चों? स्वर्ण युग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि कला एवं साहित्य का सबसे बेहतर विकास हमें गुप्त काल में ही दिखाई देता है। और अगर स्पेशली किसी राजा की बात की जाए कि किस राजा के काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल बच्चों स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही गुप्त काल अपने स्वर्ण युग के स्वरूप में क्या होता है? उभर कर आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कहा जाता है कि महान मार्क्सवादी इतिहासकार, एक मार्क्सवादी इतिहासकार है जिनका नाम है रोमिला थापर। रोमिला थापर ने गुप्त काल को परिवर्तनों की दहलीज कहा है। देखिए, रोमिला थापर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और आपके जेएनयू की प्रोफेसर हैं, रोमिला थापर बच्चों क्या कहा इन्होंने? रोमिला थापर
ये जेएनयू की प्रोफेसर हैं रोमिला थापर, इन्होंने परिवर्तनों की दहलीज कहा है। परिवर्तनों की दहलीज कहा है। क्यों ऐसा कहा इन्होंने? इसलिए कहा कि क्योंकि आप देखेंगे कि 300 से 600 ईस्वी के बीच, 300 से 600 ईस्वी के बीच आपके सामाजिक परिवर्तन भी आपको दिखेगा, सामाजिक परिवर्तन भी दिखेगा, आपको आर्थिक परिवर्तन भी दिखेगा बच्चों, आपको परिवर्तन भी दिखेगा। तो हर क्षेत्र में कला में भी परिवर्तन दिखेगा और यही वो दौर जब मंदिरों के निर्माण कार्य का क्या होगा, प्रारंभ होगा। एक एक पॉइंट को अगर आप समझिए तो अगर हम कला की दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि कला एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको 300 ईस्वी के बाद दिखाई देगा। यहाँ पर कला का कहा जाता है कि कर्मकांडी स्वरूप आपको पूरी तरह से अपनी पराकाष्ठा पर दिखेगा। कर्मकांडी स्वरूप का मतलब हुआ जैसे मूर्ति पूजा, जैसे मंदिरों का निर्माण, जैसे चित्रकारी का निर्माण, ये सारे स्वरूप हमको उभर कर दिखाई देने शुरू होते हैं। और यही गुप्त काल से हमको गुप्त मंदिरों की संकल्पना, यानी वर्तमान मंदिर जो हैं उन मंदिरों के निर्माण की संकल्पना इन्हीं गुप्तों से दिखाई देना शुरू होती है। ठीक है। दूसरा, अगर राजनीतिक लेवल पर आप देखें तो राजनीतिक लेवल पर आपको एक विखंडित राजनीतिक स्तर पर विखंडित राजनीति आपको दिखाई देगी, विखंडित राजनीति दिखती है। कहा गुप्त राजवंश अंतिम राजवंश था, या इस तरह से कहिए कि हर्ष अंतिम ऐसा राजा था वर्धन वंश का जो पूरे उत्तर भारत को केंद्रीकृत रख पाया। उसके बाद कहा जाता है कि एक विखंडित राजनीतिक व्यवस्था आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसके बाद केंद्रीकृत राज सत्ता नहीं दिखेगी, जन्म होगा जो आपसी प्रतिस्पर्धा को क्या करेगी, बढ़ाएगी। जब आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो राजनीतिक एकता का जो मूल तत्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और किसी भी विदेशी सत्ता को हिंदुस्तान जीतना क्या हो जाएगा। और आप देखेंगे तुर्क जो है हिंदुस्तान को पुनः क्या करेंगे, जीतेंगे। ठीक। अगर आर्थिक कंडीशन में देखें तो कहा जाता है इसी समय क्लोज्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, एक बंद अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विकास होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब आयात और निर्यात दोनों क्या हो, आंतरिक हो, जब आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की संकल्पना पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में जब समाप्त हो जाती है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो कहीं न कहीं आपकी मुद्रा व्यवस्था भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कहा जाता है फाहियान जब आता है, फाहियान जब गुप्त वंश में आया बच्चों, तो फाहियान ने कहा कि यहाँ पर तो कौड़ियों से व्यापार किया जाता है, यानी वो चीज़ दर्शाती है कि कहीं न कहीं मुद्रा व्यवस्था इन समय क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो वो मुद्रा व्यवस्था कमजोर क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी जो आर्थिक कंडीशन है वो बदलती हुई नजर प्रतीत हो रही, वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन दिख रहा है। और सामाजिक स्तर की बात करें, अगर सामाजिक स्तर की बात करें तो कहा जाता है यहीं पर सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन दिखेगा। यही वो दौर है जब सामंतवादी चरण का क्या है, विकास होता है। सामंतवादी चरण का विकास होगा और इस सामंतवादी चरण में बच्चों शूद्र वर्ग जो है एग्रीकल्चर का अंग बनेगा। शूद्र पहली बार अर्थव्यवस्था का अंग बनेगा और जब शूद्र भी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगा तो शूद्र और वैश्य के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो सामाजिक अंतर है वह क्या हो जाएगा, बेहद कम हो जाएगा। तो एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। इनके बीच जब सामाजिक अंतर कम होगा, शूद्रों को भी सामाजिक सम्मान की चाह पैदा होगी, इन्हें भी सामाजिक सम्मान की इच्छा पैदा होगी। तो वैदिक धर्म में जब इनको सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा तो ये कहीं न कहीं इस्लाम की तरफ इनका क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक, क्योंकि इस्लाम क्या है, समता मूलक धर्म है, इस्लाम एक समतावादी धर्म है। तब इनका प्रसार किधर होना शुरू होगा, इस्लाम की तरफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने माने रोमिला थापर की बात को हमने यहां पर प्रूफ किया कि रोमिला थापर ने कहा कि ये परिवर्तनों की दहलीज है। ये क्या है, परिवर्तनों की दहलीज है।
तो परिवर्तन किस तरह का दिखता है यहाँ पर, उसी की चर्चा बच्चों हमने यहाँ पर किया कि आपको परिवर्तन किस लेवल पर दिखाई देता है। तो परिवर्तन हर स्तर पर यहाँ दिखता है, ठीक है, चाहे वो आपको राजनीतिक तौर पर हो, चाहे बौद्धिक तौर कला के स्तर पर, या अर्थव्यवस्था के स्तर पर, या सामाजिक स्तर पर, सभी स्तरों पर यहाँ परिवर्तन आपको दिखाई देता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट और है जो वार्नेट का है। वार्नेट भारत को, माने गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहता है। वार्नेट गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहता है। पेरिक्लीन युग कहता है। गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग कहता है। तो यहां भी यह स्टेटमेंट जो है वो कहीं न कहीं कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से आया है, ठीक है। ठीक, तो अब हमने अभी देखिए, अभी हमने चर्चा किया बच्चों कि गुप्त काल को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। गुप्त काल को किन किन नामों से संबोधित किया गया है, तो उसमें आपके सामने हमने 3 से 4 नामों की चर्चा किया कि क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, दूसरा स्वर्ण युग, के.एम. मुंशी साहब ने क्यों कहा इसको, तीसरा हमने वार्नेट की बात किया कि भारत का पेरिक्लीन युग वार्नेट कहता है, और चौथा हमने बात किया आपके रोमला थापर के, जिन्होंने गुप्त काल को परिवर्तनों की दहलीज माना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गुप्त थे कौन, गुप्त कौन थे, ठीक है। फिर हम इनके विषय में जानने का स्रोत, रिसोर्सेस क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे राजनीतिक इतिहास पर, और जिसकी शुरुआत होगी कहां से, श्रीगुप्त से, जो एक क्या था, सामंत था किसका, कुषाण वंश का, ठीक। क्योंकि कुषाणों के बाद, कुषाणों तक का अध्ययन आपने किया है, ठीक। तो कुषाणों के बाद का कालक्रम हम आज डिस्कस करने चलेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होगा। अब हम देखेंगे कि गुप्त कौन थे। जैसे कहा जाता है कि मौर्यों के बारे में जिस तरह से इतिहासकारों में विवाद है, उसी तरह से गुप्तों को लेकर भी इनके बीच विवाद है। गुप्त कौन थे, गुप्त कौन थे, ठीक। अब देखिए गुप्त कौन थे, यानी जैसे वर्ण या जात से लेकर विवाद यहां पर है कि कुछ लोग इनको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ जो है वैश्य मानते हैं, कुछ शूद्र मानते हैं, कुछ जो है इनको आपके क्षत्रिय मानते हैं। तो कौन कौन से इतिहासकार गुप्तों को किन तर्कों के आधार पर, किन स्रोतों के आधार पर इन्होंने क्या मानने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा हम कर लें। फिर अंतिम रूप से यह देखा जाएगा कि गुप्त कौन थे, या एक मान्य उत्तर इसका क्या हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आरसी मजुमदार साहब और आपके दशरथ ओझा की, ठीक है। तो पहला मत जो आता है वह आता है आरसी मजुमदार साहब का, आरसी मजुमदार और दशरथ ओझा। दशरथ ओझा, ठीक है। इनका क्या मानना है, देखिए कहा जाता है आरसी मजुमदार और दशरथ ओझा दोनों ने क्षत्रिय माना है। दोनों का कहना है कि गुप्त कौन थे, क्षत्रिय थे। गुप्त कौन थे, क्षत्रिय थे। अब इनके पीछे तर्क क्या है, इन्होंने लॉजिक क्या दिया है, इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि इनका कहना है कि एक शासक है जिसका नाम है ऐश्वर्यपाल। इन्होंने एक शासक ऐश्वर्यपाल का उल्लेख किया है जो इक्ष्वाकु वंशी है, जो इक्ष्वाकु वंश का है। किस वंश का है, इक्ष्वाकु वंश का है। कहा जाता है ऐश्वर्यपाल ने अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताया है।
समुद्रगुप्त का क्या बताया है, वंशज बताया है। ठीक है, यानी ऐश्वर्यपाल अपने को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, कहा जाता है कि यह ऐश्वर्यपाल किस वंश का शासक है, इक्ष्वाकु वंश का शासक है। और इक्ष्वाकु वंश जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है, जो एक चंद्रवंशी शासक थे, जो कहीं न कहीं चंद्रवंशी या सूर्यवंशी हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो ये क्षत्रिय थे। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये क्या थे, क्षत्रिय थे। और अगर यह स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज कह रहा है तो इसका मतलब कि समुद्रगुप्त भी क्या है, क्षत्रिय हैं। इसका मतलब हुआ कि समुद्रगुप्त भी क्या है, क्षत्रिय हैं। ये कहना है किसका, आरसी मजुमदार और दशरथ ओझा साहब का। ठीक है, तो इन्होंने इस बेस पर गुप्तों को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है केपी जायसवाल की बात करें। केपी जायसवाल, केपी जायसवाल, केपी जायसवाल ने गुप्तों को क्या कहा है, शूद्र कहा है। इन्होंने कहा कि गुप्त शूद्र थे, ये गुप्तों को शूद्र वर्ण का मानते हैं। किस बेस पे मानते हैं, गुप्तों को इन्होंने शूद्र वर्ण किस बेस पर कहा। इनका जो स्टेटमेंट है बच्चों वो कौमुदी महोत्सव पर आधारित है। कौमुदी महोत्सव वज्जिका की रचना है, एक ग्रंथ है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव ये रचना है किसकी, वज्जिका की। ठीक है, कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य को म्लेच्छ कहा गया है। इस ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य, इस ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य को म्लेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया है, म्लेच्छ कहा गया है। अब आप देखिए, आपको पता है कि गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और अगर सुनिए, कहा जाता है कि इस समय अंतर्वर्ण विवाह का प्रचलन था नहीं, अंतर्वर्णीय विवाह का प्रचलन था नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर कुमार देवी जो लिच्छवी गणराज्य से है और लिच्छवी गणराज्य को म्लेच्छ कहा जा रहा है किसमें, कौमुदी महोत्सव में, तो इसका मतलब इस वंश से संबंध रखने वाला चंद्रगुप्त प्रथम भी क्या है, म्लेच्छ है। ये भी क्या साबित हो रहा है, म्लेच्छ साबित हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। तो केपी जायसवाल ने इस बेस पर इनको क्या किया, म्लेच्छ साबित करने की कोशिश किया। किसको, गुप्त वंश को। और म्लेच्छ कौन होते हैं, शूद्र होते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने इनको क्या किया, शूद्र साबित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एस.सी. राय चौधरी की। एस.सी. राय चौधरी ने क्या माना है, एस.सी. राय चौधरी इनको ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, ब्राह्मण मानते हैं। एस.सी. राय चौधरी इन्हें क्या मानते हैं कि गुप्त क्या थे, गुप्त ब्राह्मण थे। इनका कहना है कि गुप्त क्या थे, ब्राह्मण थे। अब देखिए इन्होंने क्या आधार बनाया है। देखिए इनका ये कहना है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह वाकाटक वंश के, जिसका विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसिंह के साथ हुआ था, रुद्रसिंह तृतीय के साथ हुआ था। और रुद्रसिंह किस गोत्र का है? विष्णु वृद्धि गोत्र का है। किस गोत्र का है ये? विष्णु वृद्धि गोत्र का है। ध्यान दीजिएगा, ये किस गोत्र का है? विष्णु वृद्धि गोत्र का है। और सुनिए, कहा जाता है कि कदम्ब वंश, कदम्ब वंश में भी इनका वैवाहिक संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय का। कदम्ब वंश मानव्य गोत्र के थे। कदम्ब वंश किस गोत्र के थे? मानव्य गोत्र के थे। कदम्ब वंश, कदम्ब वंश ये मानव्य गोत्र के थे। कदम्ब वंश ये बच्चों मानव्य गोत्र के थे। अब देखिए, कहा जाता है कि मानव्य गोत्र के थे और विष्णु वृद्धि गोत्र और मानव्य गोत्र, ये दोनों गोत्र क्या हैं? ये ब्राह्मणों के गोत्र हैं। ये किसके गोत्र हैं? ये ब्राह्मणों के गोत्र हैं। ये किसके गोत्र हैं? ब्राह्मणों के गोत्र हैं बच्चों। तो इसका मतलब है कि इन राजवंशों से वैवाहिक संबंध रखने वाला चंद्रगुप्त भी क्या है? ब्राह्मण है। इसका मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त भी क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है, इस आधार पर हम चंद्रगुप्त को क्या कह सकते हैं? ब्राह्मण कह सकते हैं। और इसी आधार पर यश राय चौधरी और इन लोगों ने इनको ब्राह्मण घोषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने कई 3 तर्क दिए आपको जो है, जैसे आरसी मजुमदार और दशरथ ओझा, इन लोगों ने क्षत्रिय माना, केपी जायसवाल ने शूद्र माना। ठीक, न केवल शूद्र माना है बल्कि केपी जायसवाल ने आपके चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का माना जाता है उसके लिए एक शब्द उपयोग किया है जिसे कारस्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कारस्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो लास्ट तर्क है किसका? रोमिला थापर और आर एस शर्मा का। ठीक, चलिए देखते हैं कि रोमिला थापर और आर एस शर्मा ने क्या माना। रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, रामशरण शर्मा। देखिए बच्चों, ये दोनों मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। दोनों जो है मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। दोनों मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। ठीक है, तो दोनों इनको क्या मानते हैं? गुप्तों को वैश्य मानते हैं। ये कहते हैं कि गुप्त क्या है? वैश्य है। और यह इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है बच्चों कि इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ा जाता है। इतिहास वर्तमान की सापेक्षता, इतिहास वर्तमान की सापेक्षता में पढ़ा जाता है। ठीक है,
और आज की डेट में अगर हम कहें कि गुप्त किसे कहते हैं आप, तो गुप्त आते हैं जायसवाल में, जायसवाल जिनको बनिया आप कहते हैं या जिसको वैश्य कहते हैं आप, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी आधार पर यानी इनके नाम में लगा हुआ ये गुप्त शब्द जो है, इसी गुप्त शब्द के आधार पर रामशरण शर्मा और आर एस शर्मा ने गुप्तों को क्या माना है, वैश्य माना है। तो बच्चों यहाँ पर जो ज़्यादा सबसे एथेंटिक मंतव्य है वो किसका है, वो आपके रामशरण शर्मा और आपके रोमिला थापर का है, और इन्हीं की बातों को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं की बातों के आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि गुप्त सामान्यतः क्या थे, वैश्य थे, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुप्तों के विषय में हमारे पास जानकारी का आधार क्या है, ठीक है। अभी तक हमने चर्चा किया कि गुप्त थे कौन, ठीक है, गुप्त थे कौन, और उसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या अपने लॉजिक दिए हैं। आपको अगर देखिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, रोमिला थापर जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं बच्चों, इनका मैक्सिमम रिसर्च जो है वो आपके मौर्य काल पर है, उसमें भी खास तौर से अशोक पर है मैक्सिमम रिसर्च इनका। रामशरण शर्मा बहुत ही फेमस राइटर्स हैं हिस्ट्री के क्षेत्र में, और ये एक मार्क्सवादी इतिहासकार है, और इनकी किताबें जो है वो बहुत ही फेमस हैं, जैसे एनसीईआरटी जो आपकी आती है प्राचीन इतिहास की, वो रामशरण शर्मा के ही लेखन से है। दूसरा एक इनकी जो किताब है अर्बन डीके, नगरों का पतन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक। इनकी कुछ किताबें बहुत ही फेमस हैं रामशरण शर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गुप्त काल के स्रोत। गुप्त काल की जानकारी के स्रोत। गुप्त काल की जानकारी के स्रोत, ठीक है। चलिए, तो स्रोत में कितने स्रोत होते हैं, 3। पहला बच्चों है आपका पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस आपका। देन आफ्टर आपका लिटरेचर यानी साहित्य, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है आपका विदेशी विवरण, विदेशी विवरण, ठीक। ये 3 आपके स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा बच्चों स्क्रिप्ट यानी अभिलेख, स्क्रिप्ट आएगी, अभिलेख हो गया, मुद्रा, मणि, स्मारक, मूर्तिकला, मृदभांड, ये सारे जो प्रमाण हैं वो किस में आएंगे, पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा ये देखिए, कहा जाता है जब हम इसको पढ़ेंगे, अभिलेख और मुद्रा 2 चीज़ें खास तौर से पढ़ी जाएंगी गुप्त काल में, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो हम जितने भी राजा हैं क्रम से मतलब सबसे पहले कौन है, श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच है, घटोत्कच का नाम भी आता है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं सॉरी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त,
फर्स्ट और फिर स्कंदगुप्त। ये हैं आपके जो है पूर्ववर्ती गुप्त, और परवर्ती गुप्त जो हैं ये स्कंदगुप्त के बाद से शुरू होते हैं। यहाँ से गुप्तों का पतन माना जाता है, और इसके बाद जो गुप्त आप पढ़ेंगे वो उत्तरवर्ती गुप्त होते हैं या परवर्ती गुप्त काल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, जब हम अभिलेख और मुद्रा पढ़ेंगे उसमें क्रम से हम श्रीगुप्त के अभिलेख और मुद्रा पढ़ेंगे, फिर घटोत्कच के, फिर इनके, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी क्रमबद्ध रूप से जब एक एक राजा का अध्ययन किया जाएगा तो उसके अभिलेखों को, उसकी मुद्राओं का अध्ययन उसी समय उसके साथ हम करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि एक साथ अगर हम सारे स्क्रिप्ट, सारे अभिलेखों को बना दें तो आप बार बार आपको पीछे जाना पड़ेगा रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए, देखने के लिए। तो इससे जरूरी ये है कि जब राजाओं को पढ़ाया जाए तो उसी के साथ साथ उनके अभिलेखों को, उनकी मुद्राओं के बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि वहां पर वो एक बार उल्लेख आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अलग से एक बार पढ़ाऊँ, फिर वहाँ पर अलग से पढ़ाऊँ, दो बार पढ़ाने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो सीधे हम वहीं पर देखेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो गुप्त काल में साहित्य बहुत ही मजबूत है, और यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन पहले विदेशी विवरण में अगर देखें तो इस समय कौन आता है? फाहियान आता है। इस समय कौन आएगा? फाहियान आएगा। ठीक, इसमें कौन आता है बच्चों? फाहियान आता है। साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे साहित्य हैं आपके। साहित्य बहुत ही रिच स्थिति में रहा गुप्त काल में। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों साहित्यिक स्रोत में। जैसे आप कालिदास की रचना ले लीजिए, कालिदास की रचना को लीजिए तो कालिदास के खुद जो है 7 ग्रंथ हैं कालिदास के। इन 7 ग्रंथों में आपके 2 महाकाव्य हैं, जैसे कहा जाता है कि रघुवंशम, कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य हैं। इसके बाद ऋतुसंहार और मेघदूत, ये 2 आपके क्या हैं? खंड काव्य हैं। ये दोनों क्या हैं? खंड काव्य हैं। और कालिदास को आपको पता है कि किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये दोनों क्या हैं? आपके महाकाव्य हैं। ये दोनों महाकाव्य। ठीक, ये दोनों महाकाव्य हो गए। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है कालिदास की अन्य रचनाओं में विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों कालिदास के क्या हैं? नाटक। ये तीनों बच्चों क्या है? कालिदास के नाटक हैं। ठीक है, इसमें 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर ये होता है कि महाकाव्य एक बड़ी संकल्पना है, खंड काव्य उसी का क्या है? एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है, जैसे रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। अब रामायण में आपके 7 कांड हैं, उन 7 कांडों में किसी एक कांड पर अगर आप कोई ग्रंथ लिखते हैं तो वो क्या होगा? खंड काव्य होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए भवभूत की रचनाएं देख लीजिए, ये भी आपके गुप्त काल से जुड़ी हैं। इसके बाद शूद्रक की मृच्छकटिकम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। भवभूत की मालती माधव है। उत्तर रामचरितम है। महावीर चरितम।
महावीर चरितम, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सी किताबें हैं, जैसे फिर आर्यभट्ट, बारहमिहिर, उनकी किताबों को भी लिया जाता है। तो जब यहाँ पर देखेंगे, जब साहित्य को एक साथ पढ़ाएंगे, कला और साहित्य जब पढ़ाएंगे गुप्त काल का, तो वहाँ पर डिटेल से हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ये जब बताना चाह रहा था कि गुप्त काल में जो है लिटरेचर का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है, लिटरेचर का विकास भी बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि गुप्त काल के विषय में जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, यानी तीनों स्रोत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। और तीनों स्रोत जिस काल को जानने के लिए उपलब्ध हों, उस काल को हम क्या कहते हैं, उस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो गुप्त काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक। चलिए अब हम शुरू करते हैं गुप्त वंश का उद्भव। गुप्त वंश का उद्भव। गुप्त वंश का उद्भव। तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। और यह जानकारी कहां से मिलती है? सुपिया अभिलेख से। सुपिया अभिलेख से। ये श्रीगुप्त किसका सामंत था? ये श्रीगुप्त सामंत था बच्चों किसका? कुषाण वंश का। किसका था? कुषाण वंश का। कहा जाता है कि कुषाण वंश की कमजोरी का फायदा उठाकर इसने क्या किया? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मगध में किया, ठीक। और मगध जो है कहीं न कहीं कुषाणों की राजधानी से क्या था? दूर था। भाई कुषाणों की दो राजधानियां थी और दो राजधानियों में एक पेशावर के क्षेत्र में थी और दूसरी मथुरा थी। और कहीं न कहीं मथुरा से मगध क्या है? दूर है। लेकिन कहा जाता है कि गुप्तों के समय भी बहुत सारी ऐसी परंपराओं का अनुसरण दिखाई देगा जो कुषाणों के समय दिखता था, ठीक है। वो परंपराएं हमें इनके समय भी दिखाई देंगी। कहा जाता है कि यह एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में शासन का संचालन करता है और महाराज की उपाधि इसने धारण किया। किसकी उपाधि धारण किया? महाराज की उपाधि धारण किया था, जिससे ये पता चलता है कि यह पूरी तरह स्वतंत्र अभी नहीं था, ठीक। लेकिन इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने चीन से आने वाले बौद्धों के लिए यानी चीनियों के लिए क्या किया था? एक नालंदा में इसने मंदिर बनवाया था। नालंदा के मृगशिखावन में, वहां पर एक स्थान है मृगशिखावन, जहां पर इसने एक मंदिर का क्या किया? निर्माण किया था। तो यह एक योगदान इसका पूछा जाता है कि चीनियों के लिए मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो श्रीगुप्त ने ही कराया था। कहां पर? मृगशिखावन में, ठीक है। मृगशिखावन में इसने यहां पर मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए, कहा जाता है श्रीगुप्त के बाद प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र में, प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है। इसका एक अभिलेख है पूना ताम्रपत्र, जिसमें गुप्तों की वंशावली दी गई है। पूना ताम्रपत्र में एक नाम आता है जो नाम है घटोत्कच। घटोत्कच। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि श्रीगुप्त के बाद सत्ता में कौन आया? घटोत्कच आया। लेकिन घटोत्कच की कोई राजनीतिक उपयोगिता दिखाई नहीं देती, इनका कोई योगदान हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत सारे इतिहासकारों ने घटोत्कच का विवरण नहीं दिया है या इनके ऐतिहासिक या राजनीतिक उपलब्धियों को दर्शाने की कोशिश नहीं किया गया है, ठीक। कहा जाता है कि घटोत्कच के बाद सीधे सीधे हमारा जो मंतव्य है वो किसके विषय में जानना है? चंद्रगुप्त प्रथम के, ठीक। तो इनके बाद जो राजा बनता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 ईस्वी में सत्ता संभाली। यह 319 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ और इसी राज्यारोहण को हम गुप्त संवद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों?
गुप्त संबंध कहते हैं। और इस गुप्त संबंध का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? मथुरा अभिलेख में हुआ है। सबसे पहले इस संबंध का उल्लेख गुप्तों ने कहाँ पर किया? मथुरा अभिलेख में किया, जो किसका अभिलेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। जो किसका अभिलेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, इसी अभिलेख में सबसे पहले इस गुप्त संबंध का उल्लेख आता है। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम को बच्चों वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसे हम गुप्त वंश का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक किसी भी राजा को कब और क्यों कहा जाता है? किसी भी राजा को वास्तविक संस्थापक कब और क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण है, कारण ये होता है कि कोई भी राजा, किसी भी राजवंश का वास्तविक संस्थापक तब कहा जाता है जब वह उस राजवंश की मजबूती के लिए एक ऐसा आधार निर्मित करे जिसके आधार पर वह राज सत्ता एक लंबे समय तक संचालित हो। जैसे मुद्रा व्यवस्था, जैसे ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन, जैसे एक सामाजिक संरचना का निर्माण करे। एक कहने का मेरे मतलब है कि समाज, राजनीति, धर्म, अर्थ और सारी चीज़ों के क्षेत्र में वो एक ऐसी संरचना का निर्माण करे जो कहीं न कहीं आने वाले समय में उस राजवंश को क्या करे? मजबूती प्रदान करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और यह बात किसके संदर्भ में लागू होती है? चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में लागू होती है। कहा जाता है इसी को कारस्कर कहा है। किसने? केपी जायसवाल ने। केपी जायसवाल ने इसे क्या कहा है? कारस्कर कहा है। क्यों कहा है कारस्कर? कारस्कर माने होता है निम्न जाति का। कारस्कर माने म्लेच्छ या निम्न जाति का, क्योंकि इसने किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी से किया था। और लिच्छवी क्या थे? म्लेच्छ थे, जिसकी वजह से इसे कारस्कर शब्द का उपयोग किया गया है। किसके लिए? केपी जायसवाल के द्वारा कारस्कर शब्द का उपयोग चंद्रगुप्त प्रथम के लिए किया गया है। लेकिन जहां तक उपाधि की बात है, उपाधि की बात है, तो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण किया? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो महाराजाधिराज की उपाधि से ही पता चलता है कि यह क्या है? स्वतंत्र शासक है। यह पूरी तरह से क्या था? एक स्वतंत्र शासक की तरह बर्ताव करता था, क्योंकि महाराजाधिराज एक स्वतंत्र राजा की उपाधि मानी जाती है और महाराज जो है वो एक सामंत की उपाधि मानी जाती है। ठीक है, चाय पिलाना। तो बच्चों यहां पर जो है आपको हाँ, मैं बात कर रहा था जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, जिसकी वजह से हम इसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ये एक स्वतंत्र शासक था। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को गुप्त वंश में जारी किया। स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले किसने जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। और कहा जाता है कि इसने अपने राज्य का विस्तार भी किया। तो कैसे किया उसको समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य जो है उत्तर में तराई क्षेत्र में अयोध्या साकेत तक क्या था? विस्तारित था। देखिए, लिच्छवी गणराज्य यहां पर है बिहार के तराई क्षेत्र में। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया।
और आपको पता है कि राजनीति में वैवाहिक परंपरा को जन्म दिया था सबसे पहले किसने? बिंबिसार ने। सबसे पहले इस परंपरा को जन्म दिया था किसने? बिंबिसार ने। और आपको याद होगा बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध बनाए थे। एक तो लिच्छवी गणराज्य से, दूसरा श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, और तीसरा मद्र नरेश की राजकुमारी खेमा से। वह प्रक्रिया चंद्रगुप्त प्रथम ने भी कंटिन्यू किया। कहा जाता है इसने भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजनीति को क्या किया? मजबूत किया। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इसी उपलक्ष्य में इसने क्या किया? स्वर्ण मुद्रा जारी किया। स्वर्ण मुद्रा जारी किया, लेकिन इस मुद्रा के अध्ययन से बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए यहाँ देखिए, कहा जाता है इस मुद्रा के, जैसे एक ये मान लीजिए मुद्रा है, इस भाग पर राजा रानी को क्या कर रहा है? रिंग सेलिब्रेट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों का विवाह हो रहा है। ठीक, राजा रानी की संकल्पना पैदा हो रही है। और जो पिछला भाग है उस पर कुमार देवी का अंकन है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वैवाहिक संबंधों के बाद भी लिच्छवी गणराज्य ने पूरी तरह गुप्त राजवंश में अपने को समाहित नहीं किया। अपनी स्वतंत्र सत्ता को वह क्या किया? बनाए रखा। हाँ, इस विवाह का मतलब सिर्फ इतना निकाला जा सकता है कि दोनों के बीच एक मधुर संबंध का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो कहा जाता है इसीलिए इस मुद्रा के, इस स्वर्ण मुद्रा के कई नाम आते हैं। जैसे इसे हम राजा रानी प्रकार की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि इस पे राजा रानी को क्या कर रहे हैं? रिंग पहना रहे हैं। राजा रानी प्रकार की मुद्रा। इसे हम कुमार देवी प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं। कुमार देवी प्रकार की मुद्रा, क्योंकि पूर्व भाग पर लिच्छवीय शब्द का अंकन किया गया है। पूर्व भाग माने पिछला भाग, लिच्छवीय शब्द का अंकन है। इसके बाद इसे हम दाम्पत्य प्रकार का सिक्का भी कहेंगे। दाम्पत्य प्रकार क्यों? क्योंकि पति और पत्नी को मिलाकर ही क्या कहते हैं? दाम्पत्य कहते हैं। तो ये 3 प्रकार, यानी एक ही सिक्के के 3 नाम हैं। एक ही सिक्के के बच्चों 3 नाम यहां पर दिखाई देते हैं। ये उसी मुद्रा के 3 क्या है? नाम है। इस आधार पर कहा जाता है कि मगध जो इनकी क्या थी? राजधानी थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी गुप्तों की। और आगे चलकर आप देखेंगे उज्जैनी भी राजधानी बनेगी जब चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। इनकी भी 2 राजधानियां थी, और 2 राजधानियों की संकल्पना आपको कुषाण वंश से दिखाई देती है। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय इनकी जो सीमा है वो कहीं न कहीं साकेत तक क्या थी? विस्तारित थी। तो आप ये वाला क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय तक मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि शक और कुषाण अभी भी इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, कहा जाता है कि राज्य विस्तार का जो प्रारंभ होगा वो समुद्रगुप्त के समय से होता है। और इसीलिए आप समुद्रगुप्त की विजय राजनीतिक रूप से गुप्त वंश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त जो है चारों दिशाओं में अलग अलग नीतियों को विजय के लिए क्या करता है? अपनाता है, और जिसकी जानकारी हमें उसके प्रयाग प्रशस्ति से होती है। तो यहाँ पर किसी भी राजवंश की विजय का हमें बड़ा स्पष्ट और क्लियर प्रमाण दिखाई नहीं देता। यानी ये नहीं पता चलता कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसी राजवंश को जीता था। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने मुद्रा सिस्टम का, यानी मुद्रा व्यवस्था का विकास किया, और उपाधियों को देखकर और एक प्रशासनिक संरचना के विकास को देखकर ये कहा जाता है कि यह गुप्त वंश को एक अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। और इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को हम क्या कहते हैं? एक माने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को स्वयं क्या चुना था? युवराज। ये जानकारी कैसे चलती है? ये जानकारी एक शब्द से होती है। समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द आया है लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र माने संतान होता है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र माने लिच्छवी कौन है? कुमार देवी है। तो कुमार देवी की संतान कौन था? समुद्रगुप्त थे, जिसको माना जाता है कि चंद्रगुप्त स्वयं जो है समुद्रगुप्त को अपना क्या चुनता है? उत्तराधिकारी चुनता है, क्योंकि वंशानुगत शासन प्रणाली थी। बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन इसमें बहुत तरह के विवाद हैं। ठीक, कहा जाता है एक और नाम निकल कर आता है जिसका नाम है कांच। तो कांच समुद्रगुप्त का बड़ा भाई है। गुप्त वंश में देखेंगे जितने भी राजा आपको दिखेंगे सबके पैरेलल एक अन्य राजा, एक अन्य भाई भी दिखेगा। जैसे समुद्रगुप्त के पैरेलल में दिखेगा कौन? कांच। चंद्रगुप्त द्वितीय के पैरेलल में दिखेगा कौन? रामगुप्त। कुमारगुप्त के समय दिखेगा कौन? गोविंदगुप्त।
बात समझ रहे नहीं? तो हर राजा के पैरेलल एक विवादित राजा का नाम आता है, जिसकी चर्चा हम डिटेल में अगली क्लास से करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको हमने जो है आज जो है एक बेसिक नॉलेज जो है चंद्रगुप्त के बारे में देने के लिए कहा, देने मैंने गुप्त वंश के विषय में देने का प्रयास किया, एक बेसिक जानकारी। और मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर गाइडेंस मिले या आपको फील होता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं सर से जुड़ना यूजफुल हो सकता है, हमारे फ्यूचर में चेंज आ सकता है, हम कुछ कर सकते हैं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में ऑनेस्टी है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि 10 तारीख से या 10 जून से बच्चों जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री की मेंस की क्लास होगी और अब हमारा मेंस और ऑप्शनल का क्लास स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ये क्लास से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आप अनअकैडमी का क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। आप जो है अनअकैडमी का क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, सब्सक्रिप्शन देखेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको यूपीएससी सीएससी चुनना है, यूपीएससी सीएससी आपको देखना है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए देखना है। यहाँ पर आप जाएंगे, आप हमारा नाम सर्च करेंगे, डॉक्टर संजय कुमार यादव, आप हमारा नाम सर्च करेंगे बच्चों, डॉक्टर संजय कुमार यादव, ठीक है। और हमारा जो रेफरल कोड वहां पर आपको दिखेगा वो मेरा रेफरल कोड है SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। और इस कोड के थ्रू जब आप एडमिशन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन जो होगा वो कई तरीके का है बच्चों, 1 साल, 2 साल, 6 माह। आप कोशिश करिएगा 1 साल या 2 साल का लेने के लिए, क्योंकि आप में अगर कुछ वीकनेस है, कोई कमजोरी है, तो उसे दूर करने में एक समय लगता है, तो आप प्रयास करिएगा इसी को लीजिएगा, ठीक है। और मेरा जो रेफरल कोड है, ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों। रेफरल कोड अगर आप हमारा यूज करते हैं, हमारे रेफरल कोड को अगर आप यूज करते हैं, तो आपके लिए 10% की आपको क्या होगी, छूट होगी। जो भी फी आपकी होगी उसमें 10% का आपको क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। और हम आपका इंतजार करेंगे प्लस चैनल पर, ठीक, कि आप में से कितनी बड़ी संख्या में आप वहां पर पहुंचते हैं, ठीक। जिंदगी में देखिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी आप में ये होता है कि नहीं ये बचा लें, ये बचा लें, उस बचाने के चक्कर में आपकी जिंदगी का बहुत लंबा समय कभी कभी निकल जाता है बच्चों। और कभी कभी बहुत सस्ते में ऐसा लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा लक्ष्य अचीव कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। भाई आपके ऑल इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है जो सबसे बेहतर एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो ई एजुकेशन का ही है, बात समझ रहे हैं। तो आप जुड़िए, यहाँ पर जुड़ने का जो फायदा होगा वो आप गजब का फील करोगे। जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम एक दूसरे से दूर हैं, हमें लगेगा कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। आप वहाँ आइए, आपको मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो आज की क्लास यहाँ पर हम एंड करते हैं, कल हम फिर आपसे मिलते हैं